अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ हार्ट टू हार्ट विद आदिल एंड सबीन शो के अंदर। और ये एक पॉडकास्ट होने जा रहा है, और अगर आप इस पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ लोग गिला करते हैं और सबीन मेरे साथ मौजूद है। वो कहती हैं कि अलग चैनल बना दें, तो मैं कहता हूँ बना लें आप चैनल। फिर वो बैठ जाती हैं, अच्छा बनाऊंगी करूंगी जब बनेगा। वो जब तक नहीं बनेगा हम्म। तो उस वक्त तक तो इसी चैनल के ऊपर जो है वो बात चलेगी और पॉडकास्ट चलेगा। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो कंटेंट है मेरा या सबीन की जो बातचीत होती है, अगर आपको बोरिंग लगती है तो प्लीज आप शो ना देखें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर देखें, क्योंकि जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने इंग्लिश के अंदर उसके ऊपर एक व्लॉग बनाया और बहुत ज्यादा चला। वैसे सबीन वाज नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ दैट व्लॉग, धुरंधर धुरंधर मूवी के ऊपर। लेकिन सुबीन को मैंने फिर जो है वो एंड टाइम के ऊपर इनवाइट कर लिया, पॉज करके रिकॉर्डिंग के अंदर सबीन आई और बड़ा जबरदस्त वो हमारा था। उसका फीडबैक बड़ा अच्छा आया। लेकिन जाहिर बात है, कुछ लोगों की अब फिल्म जो है धुरंधर, उसको लेके बहुत से मामलात चल रहे हैं। और मैंने और सुबीन ने इकट्ठे जाके ये फिल्म देखी, और इस फिल्म को देख के बहुत सी जो मामलात हैं वो जाहिर बात है, हम एक ऑनेस्ट रिव्यू भी देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा फीडबैक क्या है। बयानिए की जंग है ये फिल्म, वैसे तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है ये जंग। नैरेटिव 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 तो चलता है, लेकिन बड़ी एक अजीब सी बात है कि सबीन से को मैं खुशामदीद करते हुए उनसे सवाल यही सबसे पहला करूंगा कि जो बयानिए की जंग का जहां तक ताल्लुक है सबीन, तो इस फिल्म के अंदर तो वही सारा कुछ बात हुई और वही सब कुछ दिखाया जा रहा है जिसके ऊपर हमेशा से पाकिस्तान कहता चला आया है कि जी हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को के अंदर आके घुस के पाकिस्तान के अंदर। और मैंने इसके ऊपर इससे पहले जो वीलॉग किया है, पाकिस्तान में घुस के जो ऑपरेशन हिंदुस्तान ने 2022 और 24 में किए हैं, पाकिस्तान हमेशा से कहता चला आया कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके काम कर रही है। अब ये फिल्म बना के उन्होंने, जो आदित्य राजकोल की जो रिसर्च है, वो कहते हैं कि जी ये वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन ट्रुथ है। तो मतलब वो तो खुद मान रहे हैं कि ये वाकई हम करते चले आए हैं। ये जो बातचीत यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, वो मानते हैं कि हाँ जी हम ये काम करते चले आए हैं। ये वो आपको कह रहे हैं। अब जब वो मान गए हैं तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये क्या बकवास है, ये झूठ बोल रहे हैं। फिल्म के बारे में हम बाद में आएंगे, उसके ऊपर जो उसकी स्टोरी है उस पर बाद में आएंगे, उस पर इंप्रेशन जो है उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन ये जो फिल्म बनाई गई है, इस पे जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, जो बयानिए की जंग है, जो कि पाकिस्तानी हमेशा से कहते चले आए हैं कि भाई ये काम हम इतने अरसे से कर रहे हैं, यही बात वो लोग करते चले आए हैं। अब जो भी बातचीत है उसके ऊपर वो लोग खुद मान गए हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं ये झूठ है, ये बात ठीक नहीं है। ये जो बयानिए की जंग है, इसके बारे में सबीन आप क्या कहेंगी? बताइएगा हमें जरूर। इस मूवी के बारे में आपके इंप्रेशंस क्या हैं, क्या कहती हैं आप? बताइएगा क्या कहती हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम आपको, आपके व्यूअर्स को, जो हमें सुन रहे हैं। और इसके बारे में आई थिंक इंग्लिश में तो मैंने ठीक ठाक तो नहीं, एक मेरी स्टार गेस्ट अपीयरेंस थी, उसमें मैंने बताया था कि क्या छोटा मतलब कि ब्रीफली टच किया था उसे। इसमें ज़रा डेप्थ में जाते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि ये बेसिकली मूवी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ये तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे कोई पाकिस्तान में रहने वाला हो चाहे बाहर हो। लेकिन प्रोपेगेंडा डेफिनेटली था इंडियंस की तरफ से। वो तो एक आप समझ सकते हैं कि कोई भी मूवी किसी भी कंट्री में बनी होगी और वो दुश्मन मुल्क के खिलाफ या उसके बारे में, तो वो 100% तो कभी भी अनबायस तो हो नहीं सकते। तो वो तो एक्सपेक्टेड सा था। इस मूवी के अंदर जो ग्रीवियंसेस थी पाकिस्तानियों को, वो ये थी कि डिपिक्ट गलत किया गया पाकिस्तानियों को, उनमें कोई अच्छाई नहीं दिखाई। वो कपड़े, जो लिबास उस औरत ने पहना हुआ था, उसका कह रहे थे कि जो लियारी में इस तरह के कपड़े कौन औरतें पहनती हैं, जो कि सबसे ठीक था। सबसे बड़ा जो यहाँ पे इनके पास आया एड्रेस, जो शुरू से ही जो आईएसआई के स्पॉन्सर्ड जो टाउट्स, जो बच्चे बचुंगड़े ने पाले, उन्होंने कहा देखो जी ये स्लीव्स, इस तरह के स्लीव्स वाली कौन पहनता है, हाफ स्लीव्स वाली शलवार कमीजें तो पाकिस्तान में पहनी नहीं जाती। ये सबसे बड़ा इतराज मुझे सुनने को मिला पाकिस्तान के अंदर, विच वाज नहीं, फनी। आई थिंक वो उनको लग रहा था कि डीमोनाइज किया गया पाकिस्तानियों को, आईएसआई को खास करके। और काफी हद तक जो वो
ठीक मैं नहीं कह सकती, कह रहे हैं। ख़ास करके जो पिछले 3-4 साल में हमें इंकशाफ़ हुए हैं कि ये करते क्या हैं, अपने मुल्क के अंदर किस किस्म की इन लोगों की पॉलिटिक्स हैं, किस तरह हर चीज़ के अंदर घुसे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमें नज़र आ रही हैं, तो फिर हम डिनाई भी नहीं कर सकते कंप्लीटली। डीमोनाइज़, लेकिन ये कहते हुए हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि जो इंडिया की तरफ है, वो भी सब दूध के धुले हैं। वो भी कोई कम नहीं है और उन्होंने अपनी कमज़ोरियाँ भी दिखाई हैं। अगर आप इस मूवी को देखेंगे, जिसने देखा हुआ है, वो समझ जाएँगे कि उन्होंने अपनी कमज़ोरियाँ जहाँ पे वो फ़ॉल्टर कर रहे थे, जो उनसे गलतियाँ हुई हैं, वो भी तकरीबन दिखा रहे थे। फुल कंप्लीटली तो नहीं दिखा रहे थे। अपना अटैक दिखाया मुंबई में, ये बताया कि वहाँ पे किस तरह अफ़ेक्ट किया, इमोशनली लोगों को कैसे अफ़ेक्ट किया। लेकिन साथ ये भी दिखाया ना कि जैसे वो अटैक करते हैं, जिस तरह वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं। अब ये यादव, जो कुलभूषण यादव, उसने कुलभूषण जो जाधव। जी, कुलभूषण यादव नाम है उसका, राइट? जी, जी, कुलभूषण उस जाधव वो बोलते हैं, कुलभूषण यादव। आप हम उर्दू में यादव बोलते बोलते हैं, हैं। यादव बोलते हैं। विंग कमांडर, कमांडर कुलभूषण जाधव, रॉ के जो जी, है। ठीक है, और उसको किस वजह वो से, किस वो मकसद मुझे से भेजा गया था? हाँ, वो वो मुझे कल, सबीन सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ, लेकिन कल आप आपको मुझे बहुत कह रही डाँट थी पड़ने कि वाली है व्यूअर्स से कोई कि आप बात मुझे नहीं, काट देते मैं हैं। खा चलें, लूँगा, बोलें आप। मैं आपके ठीक। फैन्स की डाँट खा लूँगा। वो मुझे कल नवीद कह रही थी पाकिस्तान में एंट्री बंद हुई है, तो अभी किस तरह हम क्या करें? देसी देसी चीज़ें जो हैं वो देसी हमें याद आती हैं चीज़ें, घर से करीब तरीन तो फिर इंडिया ही है, वहाँ बंदा चला जाए चारकोल टैबलेट्स बहुत सारी लेके। मैंने कहा अच्छा चलना है फिर? तो कहती है नहीं वो, लेकिन वहाँ पे पता कोई नहीं है, वहाँ पे कुलभूषण जाधव के बदले जो है ना आपको उठा के ना दे दें, पाकिस्तानियों ने कहना है हमसे ले लो कुलभूषण जाधव, आदिल राजा दे दो। बरतानिया में तो गौरव ने तो मना कर दिया है, उधर पता नहीं क्या कोई नई सेटिंग ना बन जाए, नहीं, तो उसके उधर बाद उन्होंने फिर क्या करना है, उन मैं बताती हूँ, हमने चले जाना है और उन्होंने कहना है कि इसको पकड़ो, यादव को रिलीज़ कराओ। इन्होंने फटाफट यादव क्या अपनी पूरी जितने भी इंडियंस इन्होंने रखे होंगे कैद में, वो उठा के दे देने, दे दो राजा, हमें राजा चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ दो। तो इंडिया भी अब आप समझ लें कि एक हमारी लिस्ट से ख़त्म हो चुका है, वहाँ भी हम नहीं जा सकते। और काफ़ी सारे मुल्क हैं जो हम जहाँ हम नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन है, आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस कैंपेन है, उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों से अभी ममनू हो जाएँगे। हम्म, हम्म, खैर, इसके ऊपर वापस चलते हैं। धुरंधर के जो रिव्यू कह लें इसे, इसको ऑब्जर्वेशंस कह लें, जो आप देखते हैं कि इंडिया के ऑपरेटिव्स आते हैं पाकिस्तान में, वो कितनी ज़िंदगियों को तबाह करते हैं, वो कितने लोगों को मारते हैं, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है ना, कि अगर ठीक है, पाकिस्तानियों की वजह से, आईएसआई की वजह से आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, जिसकी भी वजह जो भी वजह आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी तो आप लोग यही कर रहे हैं। आप कश्मीर में भी तो यही कुछ कर रहे हैं और इसीलिए तो ये जंगें हो रही हैं आज़ादियों की। कश्मीर में इंडिया के खिलाफ अभी तो फिर भी वो थोड़े से डैम्प हो गए हैं, डैम्पन डाउन हो गए हैं पाकिस्तानियों की हरकतें देख के। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानियों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं बलोची? क्योंकि उनके हुकूक पामाल हो रहे हैं। उनके हुकूक जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है। तो इस वज़ह से वो लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें बतानी और दिखानी बहुत ज़रूरी होती हैं। सिर्फ़ वन साइडेड जैसे आदित्य राज पॉल हैं या कॉल हैं? कॉल, मुझे कॉल कश्मीरी पंडित, जी, कश्मीरी जी, पंडित। कश्मीरी पंडित है। उनसे मेरा एक्स पे ना झगड़ा हुआ था, उनसे काफ़ी मुँह-मारी तो ख़ैर नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मेरी एक कश्मीरियों की तरफ से जो एक लेटर था कि हमारे साथ जो है ना बुरा सलूक किया गया, इंडियंस ने ये जान के किया। तो वो हम्म, मैंने लेटर पेश किया जिसकी वज़ह से वो काफ़ी नाराज़ हुए, पहले फ़ॉलो कर रहे थे मुझे, कि आप अच्छा, कश्मीरियों के हक़ में क्यों बोल रहे हैं ये वो। ये बेसिकली एक साइडेड स्टोरी दिखाना चाहते हैं हमेशा। चाहे वो पाकिस्तानी साइड हो, चाहे वो इंडियन साइड हो, दोनों अपनी तरफ से दिखाते हैं कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है, लेकिन ये नहीं दिखाना चाहते कि हमने क्या गलत किया है। नहीं वो पाकिस्तानी कह रहे हैं, नवीद गबोल ने ऐलान किया है या शर्जील मेमल ने, दोनों से में से किसी ने, जो लियारी से जीतते आए हैं, जिनको शायद डिपिक्ट किया गया कि अब हम फिल्म बना के बताएंगे कि लियारी के अंदर जो है वो क्या असल मामला है। लेकिन यहाँ पे रहमान बलोच, सरदार अब्दुल रहमान बलोच या रहमान डकैत, जो भी उसका आप नाम देना चाहें, जिसको अक्षय खन्ना ने प्ले किया है, और मतलब उसको एक
मतलब ऐसा लार्जर देन लाइफ ग्लोरिफाइड बना दिया फिगर जो अक्षय का डांस है एंट्री का, वो इतना ज्यादा वायरल हुआ है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जी जाके देखो ही देखो। लेकिन बलूचिस्तान का जो मसला है जहां पे उठाया गया है, उसमें मूवीज में दो चीजें जो है वहां पे दिखाई गई। एक ये कि बलूचिस्तान से वेपन्स आईएसआई ने रिमान बलोच रिमान डकैत के जरिए खरीदवाए और वो भारत के अंदर इस्तेमाल करवाए। और उसमें मुंबई हमला भी दिखाया गया, अजमल कसाब दिखाया गया, जिसका जियो न्यूज वगैरह ने खुद जाके रिपोर्टिंग की। आमिर मीर साहब जो इस वक्त कसीदे सुबह शाम पढ़ रहे हैं, यजीद वक्त आसिम मुनीर के, मुल्ला मनीर के, शाम को चाचू विस्की, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं कि वो बड़ा अजीम आदमी है। उस बकायदा तौर के ऊपर जो है उन्होंने खुद रिपोर्ट की थी कि ये मुरीद के से इसका ताल्लुक है, जाके रिपोर्टिंग की और बाद में अपनी रिपोर्टिंग वापस भी ली। लेकिन बहरहाल वो बताया ये गया एक तरफ, और दूसरी तरफ ये दिखाया गया कि आईएसआई ने पीने का पानी में जहर मिला के बच्चे औरतें बलोच कबाइल की जो है वो मार दी। और ये एक जाहिर बात है। आपको याद होगा कि हमने उस वक्त भी कमेंट किया था कि ये होता है ऐसे, और आपने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, ज्यादतियां करते हैं, मैं मानती हूँ। और जो अभी अपराइजिंग हो रही है, महारंग बलोच के जैसे जो एक्टिविस्ट हैं वो बोल रहे हैं वजह है, और उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन पानी के अंदर जहर डालने वाला अभी तक तो नहीं सुना। हो सकता है कोई बता सके हमें यहाँ जो सुन रहा हो कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, इसमें लेकिन मेरा ये ख्याल है चीज। हमें नादर नादर बलोच को लाना पड़ेगा या सादिया बलोच को, उनकी तरफ से हम्म पॉइंट ऑफ हम्म व्यू लेना हम्म। पड़ेगा। क्योंकि ये बलूचिस्तान के अंदर जुल्म तो हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब इंसानियत के नाते ये जो सोचते हुए भी बांग्लादेश डर लगता है हाँ, वो कि यार ये डर बंदा कोई तो कर सके ऐसे। जो बांग्लादेश में किया गया वो भी सोच के डर लगता है, जो ईस्ट हम्म। पाकिस्तान में किया गया। लेकिन इन्होंने किया है ना। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों दबा के रखी गई? मैं आप लोगों से इंटरेस्टेड शायद ना हो, आप लोग सच सुनने के अंदर। सच बहुत बोरिंग होता है ना असल में सबीन, इसलिए हमें सुना नहीं चाहता। तो अरे, वो अगर वो बोरिंग सच अगर आप सुनना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मौजूदा हालात के साथ जो ताल्लुक है वो क्या है और वो सिस्टम क्या था। 14-15 मिनट अगर आप अपनी जिंदगी के कीमती वक्त में से 1.5 के ऊपर भी लगा के सुने तो 10 मिनट आप को लगेंगे। वो अगर आप सुन लें तो आपको एक दफा आपका जहन क्लियर हो जाएगा कि मशरकी पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ था, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ था। लेकिन वापस आते हैं मूवी के ऊपर, धुरंधर के ऊपर। धुरंधर के अंदर जो एक तो बलूचिस्तान का मामला उठाया गया, लियारी लियारी सिर्फ नहीं है, लार्जर देन लियारी का ये एक इशू है। उसको जो उठाया गया है, मामलात को उठाया गया है, उसमें जाहिर बात है कि चौधरी असलम जो संजय दत्त किरदार अदा कर रहे हैं उनको जो उनके ऊपर उनकी फैमिली का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब आपने रहमान डकैत को बहुत लार्जर देन लाइफ बना दिया। अब लार्जर देन लाइफ तो चौधरी असलम को भी बनाया संजय दत्त ने आके। और चौधरी असलम अब ये पार्ट 2 मार्च 2025 में कहते हैं 2026 में आ रहा है उसका। चौधरी असलम का जो अंजाम हुआ वो भी सबके सामने है। उनको रास्ते से हटाने के लिए उनको कत्ल कर दिया गया और उनको धमाके के अंदर यू लिव बाय द सॉर्ड यू डाई बाय द सॉर्ड वाली उनकी कहानी थी। लेकिन सबीन चौधरी असलम की जो मैसेज है बड़ी आपको पसंद आई वो। मलकानी है वो। हाँ, आपको बड़ी पसंद आई, आप उनका वीलॉग देख लें नहीं, पीछे से। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। उन्होंने मैं कहा कि जी। इनकाउंटर उसने 100 से ऊपर किए, बहुत से किए। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के अंदर जो इनकाउंटर कल्चर है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है असल में, उसको एक लेजिटिमाइज किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन उनकी जो बातचीत थी उसके ऊपर आपको क्या समझ आई और चौधरी असलम के कैरेक्टर को देख के जो एक वैगाबॉन्ड स्टाइल रूल ऑफ लॉ है जो कि एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के अंदर जहां पे भी होता है, वो कहा जाता है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बहुत ज्यादा पंप अप किया जाता है। ये जो कल्चर है ये क्या ये बताता मुझे है और लगता है इंडिया में भी है कल्चर, है, इनका तो। जहाँ जहाँ जुडिशली इंसाफ नहीं मिलता तो फिर या तो जिरगे होते हैं या फिर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं। और आपने इसका चौधरी एसपी चौधरी असलम का पूछा, तो मेरी नजर में मैं अभी इस फैक्ट पे थोड़ा सा टच करूंगी, पहले किसी ने नहीं शायद किया। ये दिखाया गया कि बलोचों से सख्त नफरत करते हैं। जी। ठीक है, एक नफरत दिखाई हुई कि एक पठान होने के नाते, बिकॉज हमें हमें अगर इनके बैकग्राउंड के बारे में पता हो, और अगर इनको इनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था तो शायद मानसेरा ये जान। मानसेरा से इनका ताल्लुक जी जी, था, पठान, हाँ। मानसेरा के पठान। तो इनको गुज्जर थे, एज अ पठान पठान नहीं, गुज्जर गुज्जर, हाँ गुज्जर होते हैं वहां पे, सेटलर्स जो होते हैं नहीं, गुज्जर। उनकी उनकी बीवी ने कहा कि वो पठान थे, जी, वो वो उनकी बीवी पश्तो जो कह और रही है हिंदको वो स्पीकिंग। वो उनकी बीवी, जारी बात है उनको जो भी कह रही है। बट पठान तो चलो ठीक है आप कहते हैं क्योंकि आप मानसरा में सेटल हैं, लेकिन गुज्जर वहां पे जो है
जो चरवाए चरवाए वगैरह होते हैं, वो वहां पे जो सेटलर्स हैं वो अपने आप को फिर चौधरी गुजरी के अपने आप को कहते हैं, और ये कराची में आके सेटल हैं शुरू से रोजगार के लिए आके। तो ये इनका बैकग्राउंड है, वो पठान वाला बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो बताने की कोशिश जरूर ये की गई है। सॉरी टू पुट इन दिस, ये बहुत जरूरी था कॉन्टेक्स्ट इस देना। तो प्लीज आप बोलिए जी। चले, मुझे तो उनकी वाइफ की जो बात थी वो समझ में आई कि मानसेरा के पठान थे। चौधरी तो नाम पड़ गया, और मैंने ये सुना था कि उन्होंने कहा कि चौधरी नाम पड़ गया था, हालांकि चौधरी नहीं है वो, लेकिन है वो पठान। और कह रही है मैं हिंद को स्पीकिंग, सॉरी हाँ, हिंद को स्पीकिंग एबटाबाद की मलकानी हूँ। तो जी। मेरे जो समझ में ये आया था, तो उसके ऊपर बेस मैंने ये अपनी एनालिसिस की थी कि इन्होंने ये दिखाया कि पठान जो असल पठान है उनको बलोचों से मसला है, बलोचों को जो पता नहीं किन किन से मसला है, पंजाबियों से मसला है, हर किसी से मसला है। तो ये बेसिकली एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी को दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरी मूवी में। और इसी चीज के ऊपर मुझे लगता है कि इंडिया जो है ये खेल रहा है और कोशिश कर रहा है कि मजीद फ्रेगमेंटेशन, और इनका साथ कौन दे रहा है? मोस्ट अनएक्सपेक्टेडली आईएसआई और जो फौज है इस वक्त हमारी पाकिस्तानी, इनका साथ कैसे? कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? इनका साथ ऐसे दे रहे हैं कि ये उनको अपनी लालच में बलूचियों को अपने राइट्स नहीं दे रहे। केपीके में पठानों के साथ जो ज्यादतियां कर रहे हैं, उसकी वजह से वो पंजाबियों के खिलाफ हो रहे हैं। हालांकि अगर फौज को देखा जाए तो एक इससे बड़ी सेक्युलर सोसाइटी मैंने कभी देखी नहीं है। जो पठान आते हैं, जो पंजाबी आते हैं, जो सिंधी आते हैं, जो बलूची आते हैं, उसमें वो एक बन जाते हैं। उनकी एक वे ऑफ लाइफ, उनका एक कल्चर, एक स्ट्रक्चर, आप समझे कि अपने जो एक सेंट्रलाइज्ड जहां से वो आते हैं उससे मुख्तलिफ हट कर ये कुछ और बन जाते हैं। ये बेसिकली एक मोर्फ हो जाते हैं एक ही एंटिटी के अंदर। तो उनकी आदतें, हर चीज, आपको एक फौजी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि फौजी जा रहा है। अब ये नहीं कहोगे ये पठान जा रहा है या बलोची जा रहा है। अपनी आदतों, अपने बैठने उठने, रहन सहन, बोलने, हर चीज की वजह से वो फौजी से पहचाना जाएगा। तो ये एक बात है जो जहन में डालनी पड़ेगी कि अगर पंजाब को ब्लेम किया जा रहा है इसकी बुनियाद के ऊपर कि फौज जो है वो पंजाबी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल्चर्स जो है ना वो मर्ज हो जाते हैं, और बहुत सेक्युलर और बहुत ही आप समझ रहे कि फिरकेबाजी में भी नहीं आते। कोई इस तरह की सेग्रीगेशन नहीं है फौज में। लेकिन दैट सेट कि पंजाब सेंट्रिक है कल्चर पूरे पाकिस्तान का, बिकॉज पंजाब सबसे बड़ा सूबा भी है, ज्यादा लोग भी हैं, उसकी वजह से ऐसे लग रहा होता है कि पंजाबी जो है रूल कर रहे हैं, कर रहे हैं। मैं क्यों कहूंगी, लेकिन क्यों कर रहे हैं? मेजोरिटी की वजह से, मेजोरिटी में होने की वजह से। और हर कल्चर में आप देखेंगे माइट इज ऑलवेज राइट। सॉरी, जैसे एक बार मैं जरा एक्सेंट अपना चेंज करके बोल रही हूँ कि सबको समझ आ जाए। लेकिन ये कि माइट इज राइट, और जो ज्यादा होते हैं, जो मेजोरिटी में होते हैं, वही रूल कर रहे होते हैं हर जगह पे। आप इंडिया में देख लें, हिंदूज रूल कर रहे हैं। क्यों रूल कर रहे हैं? वजह क्या है? क्योंकि मेजोरिटी हिंदुओं की ही है, सेक्युलर सोसाइटी होने के बावजूद। तो ये अगर नजर में रखेंगे आप, तो सेग्रीगेशन प्रमोट की जा रही है। फौज को बुनियाद बना के हमारे पाकिस्तानियों को भी समझना पड़ेगा कि फौज, जब फौजी फौज में चला जाता है तो वो फिर पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी कुछ नहीं रहता, वो सिर्फ फौजी बन के रह जाता है। ठीक है, वो अपने घर के अंदर, अपने माहौल में तकरीबन अपनी जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है उसके अंदर रहता है, बट एक टिपिकल, आप समझ ले कि मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन मैं क्या सेकुलर कहना ये, माइंडसेट, सेकुलर माइंडसेट बनाने की कोशिश तो की एक जाती एक है फौज के अंदर, लेकिन भाईचारा, एक भाईचारा सा मेरी नजर में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक कि स्पिरिट आप एक डिकोर, दूसरे कि आप बाहर स्पिरिट जाएंगे ना, डिकोर। तो इसके बजाय कि पंजाबी को देख के आप खुश हो जाएंगे कि आप पंजाबी हैं, आप फौजी को देख के जरूर खुश होंगे, अच्छा ये हमारी बिरादरी का है। मतलब फौजी फौजी को देख के स्पिरिट डिकोर के अंदर खुश होता है, ये बात आप कर रही हैं कि एब्सोल्युटली। तो इसको एज अ बेस यूज करते हुए जो बलोचियों को मिसकंसेप्शंस है कि फौज जो है पंजाबी है, और फौज जो है मेजोरिटी डेफिनेटली पंजाबी के होंगे क्योंकि पंजाब में ज्यादा लोग हैं, और जहाँ के ज्यादा लोग होते हैं परसेंटेज वाइज वाइज देखेंगे, और ऊपर से मार्शल बेल्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जहाँ पे एक एंट्री पॉइंट होता था इन्वेजन्स का। और ये तो इंडिया में भी अगर देखें तो जो मार्शल रेस कम रह गई है, क्योंकि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो फौजी बेल्ट के अंदर ज्यादा है। तो एक मार्शल कौम है, मार्शल रेस है, मेजोरिटी मार्शल लोग हैं उस बेल्ट में, तो वही सर्व करेंगे फौज में।
तो दिस इज द conception. What I'm trying to portray or tell everybody is कि पाकिस्तान में सेग्रीगेशन दिखाई जा रही है उस मूवी में. दिलों की सेग्रीगेशन, गालियां दे रहा है बेसिकली जो पंजाबी बना हुआ है या पठान बना हुआ है चौधरी असलम बलोचों को, कि मैं बलोच पे कभी एतबार नहीं करूंगा. तो मजीद इसको हवा दी जा रही है. प्रोपेगेंडा मूवी वो देख रहे हैं शायद कि इस वक्त बलूचिस्तान में कितना मसला बना हुआ है पाकिस्तान में, तो उस चीज को भी वो बहुत हद तक प्रोपेगेंडा के बेस पे यूज किया जा रहा है. तो बट आई क्या डू बिलीव बलूचिस्तान में मसला इंस्टिगेट तो है करने ना के लिए सभी, सभी मसला है. तो है ना बलूचिस्तान में? जी, पाकिस्तान की मैंने कब फौज डिनाई किया है? गलत मैंने है कब बलूचिस्तान। डिनाई किया है? मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ आपको कि मूवी में क्या डिपिक्ट किया जा रहा है. क्या सच है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या नहीं है, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे ना. लेकिन उस मूवी में इस चीज को हवा देने की कोशिश की गई है. अच्छा ठीक हो गया. अब एक एक तरफ तो ये इशू हो गया वॉर ऑफ नैरेटिव का, कि ये मूवी जो है ये नैरेटिव बयानिए की जंग है. और क्या ये मूवी तो बड़ी सुपर हिट हुई है. मूवी देख के क्या बयानिए की जंग हिंदुस्तान आपको जीतता हुआ नजर आता है इस मूवी के पार्ट 1 में धुरंधर की? जिस जिस तरह अभी पाकिस्तान में बैन किया गया है, पाकिस्तानी सारे उछल उछल के कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को बहुत डीमोनाइज किया गया है, गलत किया है, गलत डिपिक्शंस की हैं. जितना मर्जी रोएंगे, जितना मर्जी धोएंगे, एक नैरेटिव सेट तो हो चुका है कि पाकिस्तान में ऐसा है और है भी, रहा भी है. अगर ठीक है, हम रोज जब सवात में रहते थे तो हमें यही लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा वहां पे, ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है. लोग ऐसे रो रहे होते हैं जब भी हम पाकिस्तान फोन करते हैं पूछने के लिए कि अच्छा जी आप सुना है ये हुआ है वो हुआ है? कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो पता ही कोई नहीं किसी चीज का, आप लोग ऐसे रो रहे हैं. तो ये चीजें हो तो रही हैं. आप लियारी में भी, अगर लियारी के लोग रहने वाले भी हैं, वो तो क्लाइमेटाइज हो गए होंगे, वो जस्ट हो चुके होंगे इस तरह के माहौल में. लेकिन हो तो रही है, लोग कत्ल हो रहे थे. लाइव फुटेजेस भी दिखाई जा रही थी जहाँ पे एक दूसरे को मारा जा रहा था, गोलियां बंदूकें चल रही होती थी, ग्रेनेड फेंके जा रहे थे. तो ये चीजें हो तो रही थी. आप डिनाई नहीं कर सकते कि वायलेंस थी और है, अभी भी है. गैंग्स हैं और वो रहेंगे. लाहौर में अपने गैंग्स इनके बनाए, सब ने अपने अपने गैंग्स बनाए होते हैं. लेकिन एक लॉलेस सोसाइटी में आप गैंग्स की अक्सरियत देखेंगे और उनको कम होते हुए नहीं देखेंगे. और एक नेगेटिव, अब जैसे रहमान बलोच के बारे में कहा गया, उनकी मैं उनके जो. मैं मैं उसके जी. ऊपर आना चाहता हूँ क्योंकि रहमान बलोच के बारे में ही मैं बात करना चाहता हूँ. अक्षय खन्ना ने जो रोल किया, व्हाट एन ऑसम रोल यार. मतलब मैं कहता हूँ कि दुनिया सारी कह रही है कि यार कोई बहुत ही कोई आला ना जो एंट्री है और जो उसके डायलॉग्स हैं. रोल, वो अभी फिल्म के मैं बारे में सवाल बात करें. मुझे भी सवाल भी करने देना. फिर लोग अब मुझे पड़ जाते हैं कि सबीन को रोकते हैं, सबीन मुझे सवाल भी नहीं करने दे, तो मैं कैसे मैं रोकूंगा तो सही, मैं क्या करूं? नहीं, लेकिन रोकते आप उस वक्त हैं जब आपकी जो एक ट्रेन ऑफ थॉट कहीं और चली जाती है, आप मुझे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद आपको लगता है कि जो मैं कह रही हूँ उसका कोई एंड ही नहीं है, तो फिर आप नया सवाल निकाल देते हैं. मुझे नहीं नहीं, कंप्लीट मेरी करने देना मजाल मेरी है, बात पे. मेरी मजाल है, मेरी मजाल है कि मजालें मैं तो आपको आपकी इग्नोर माशाल्लाह से करता हूँ. बहुत हैं, राजा साहब आपकी मजाल बहुत है. लेकिन चलें कोई नहीं, वो किसी और दिन के लिए टॉपिक रखते हैं. रहमान बलोच की आप बात कर रही हैं जो इस वक्त अक्षय खन्ना ने किरदार अदा किया है, उसमें जब लियारी के लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि यार वो हमारे राइट्स के लिए लड़ा था. और चौधरी असलम जो है वो गवर्नमेंट, जो कि पंजाब सेंट्रिक गवर्नमेंट है लेकिन पीपल्स पार्टी का पंजाब से ताल्लुक नहीं है जो दिखाया गया है वहां पे, वो जो एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, गवर्नमेंट की जो स्टेट टॉर्चर की पॉलिसी है, एनकाउंटर्स की पॉलिसी है, उसको चौधरी असलम रिप्रेजेंट कर रहा था. रहमान बलोच जो है वो बलोच के राइट्स के लिए लड़ रहा था. और बलोच के राइट्स के लिए लड़ने के लिए बहरहाल ये इसी तरह किया जा सकता है. लेकिन फिल्म के अंदर ये भी दिखाया गया कि रहमान बलोच ने अपने इस किरदार को जो है वो प्रॉफिटेरिंग के लिए यूज भी किया, जब उन्होंने वेपन्स बलोच लोगों से, बलोच इंडिपेंडेंस या लिबरेशन या जो भी आप कहना चाहते हैं, इंसर्जेंसी, बगावत, बलोच बागियों से असला खरीद के आईएसआई को दिया, जो इंडिया में इस्तेमाल हुआ, जो दिखाया गया है. ठीक है, लेकिन रहमान बलोच के किरदार को कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पोर्ट्रे किया गया बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई भी किया गया. लेकिन साथ साथ ये भी दिखाया गया कि ही वॉज अ वेरी फंडामेंटलिस्ट एंड सेल्फिश काइंड ऑफ अ मैन एज वेल. ये भी दिखाया गया, जो बहुत खुश था हमले में, मुंबई के अंदर जो हमले हुए और उसकी वजह से उसका राइज हुआ था.
और उसको फिर जस्टिफाई किया गया। चौधरी असलम ने जो काम किया, चौधरी असलम को पार्ट 1 के अंदर भी ग्लोरीफाई किया गया ठीक ठाक, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर रहमान डकैत का एनकाउंटर हो जाता है और वो इंडियन एजेंट जो दिखाया हुआ है, वो जिसको, वो क्या नाम है उसका जो मेन लीड रोल है, उसको तो लोग भूल ही गए हैं। दीपिका का खामद जो है उसका क्या नाम है, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को तो लोग भूल ही गए हैं, लेकिन वो दरमियान में जो है वो डबल एजेंट था, इंडियन एजेंट था, इन्फिल्ट्रेट हुआ हुआ था, और वो जाके यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर रहमान बलोच को जो है वो मारने के अंदर किरदार अदा करता है, बिकॉज ही वांट्स टू टेक ओवर द लियारी अंडरवर्ल्ड, कराची फिर ताकि टेक ओवर करे और पाकिस्तान टेक ओवर करे। और उसके बाद 2022 और 24 में जो सीन दिखाया गया है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल नेटवर्क से हिट करवाया गया, मिलिटेंट नेटवर्क को जो कश्मीर में एक्टिव थे 2006 से पहले, या खालिस्तान या पंजाब मूवमेंट के अंदर एक्टिव थे, वो भी इसके साथ बैरल रिलेटेड है मेरे ख्याल में। पार्ट 2 में वो उसको टच तो करेगा। लेकिन अब बताइए, रहमान बलोच का जो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, एक तरफ वो हीरो था या वो आपके ख्याल में विलन था? लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर मूवी को छोड़ते हुए ग्राउंड के ऊपर आपको क्या लगता है, और मूवी के अंदर आपको क्या लगता है? जी। हीरो या विलन? विलन कोई किसी एक इंसान को उठा के मुझे बता दे जिसके कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। इवन इमरान खान को भी उठा के दिखा दे। अभी कंट्रोवर्सी मैं क्रिएट नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी तरफ से भी, खास करके जब वो गवर्नमेंट में थे तो लोगों ने तनकीद बहुत की उनके फैसलों की वजह से। मोहब्बत बहुत करते हैं लोग उनसे, लेकिन तनकीद भी की गई। तो कौन इंसान है यहाँ पे जिसके अंदर आप नेगेटिविटी नहीं पाएंगे या कोई आप समझ लें कि कंट्रोवर्सी नहीं देखेंगे? अगर इसने इसका जो इसकी बुनियाद रहमान, जहाँ तक मेरी सोच है और रिसर्च है, रहमान बलोच की बुनियाद थी एज एन एक्टिविस्ट। वो अपने लोगों को खुशहाल देखना चाहता था, उनके राइट्स के लिए लड़ना चाहता था। ही वॉज एंड मेनी पीपल अभी भी जो लोग हैं, मिथ कह लें, लेजेंड कह लें उसको, उसकी उसकी नजर से देखते हैं कि उसने लोगों की बहुत मदद की। उसने लोगों की बेटियों की शादियां की, उसने घर लोगों के, मतलब कि जो जिस तरह भी मदद कर सकता था उसने लियारी में अपनी कौम की मदद की। उसने एज अ बलोच जो है ना अपना हक अदा किया। उसकी वजह से एज ए हीरो वो देखा जाता है। नेगेटिव रोल क्या उसका था इस मूवी के अंदर स्पेसिफिकली, कि उसने मुंबई के अटैक्स के ऊपर जो है जश्न मनाया। तो मुझे आप एक बात बताएं कि इंडिया में बैठ के जो पैट्रियोटिक अपने आप को कहते हैं, वो जब पाकिस्तान में कोई अटैक होता है तो वो जश्न नहीं मनाते? हमारे पाकिस्तानी, मैंने ये नोट किया कि फिर भी थोड़े बहुत लिहाज कर जाते हैं इंडियंस का। इंडियंस तो बहुत ही बद लिहाज है इस मामले में। तो अगर ये इन चीजों में पड़े, उनको तो लग रहा था कि एक एक एज अ पाकिस्तानी उनको कंडीशन किया गया है कि आप जब इंडिया का नुकसान देखते हैं तो खुश हों, आप पैट्रियोटिक हैं। आप इंडिया एज एन इंडियन, आपको एक कंडीशन किया गया है कि अगर पाकिस्तान का नुकसान देखते हैं आप तो आप खुश हो। तो ये वो कर रहा था जो उसको एज एज अ पाकिस्तानी और एज somebody who's obviously in उस क्राइम सिंडिकेट के अंदर है, उसकी नजर से दिखाया जा रहा है कि वो क्या फील कर रहा होगा उस टाइम पे। गलत क्या है, सही क्या है, वो चीजें लाइंस बहुत ब्लर हो जाती हैं। अब जैसे फौज के अंदर जो लोग हैं वो लोगों को मार रहे होते हैं, अपने मुसलमानों को मार रहे होते हैं, फौजी मार रहे होते हैं। उनको लगता है एक लाइन जो ब्लर कर दी जाती है कि आप अपने मुल्क के लिए मार रहे हैं, उनको बताया जाता है ताकि उनके कॉन्शियस के ऊपर ये चीज ना रहे और उनको लगे कि वो ठीक कर रहे हैं। एग्जैक्टली द सेम ये लाइंस ब्लर हो चुकी हैं, ह्यूमैनिटी की लाइंस ब्लर हो चुकी हैं। तो दैट्स व्हाट्स बीन गोइंग ऑन। एंड एज अ हीरो और विलन, ये जो जो हर एक इंसान हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता। आप उसको एज ए हीरो लें, एज ए विलन लें, वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। चलें फिर अब आईएसआई के मेजर इकबाल का कैरेक्टर जो है उसके ऊपर आ जाते हैं। अलियास काश्मीरी बताने की कोशिश की गई है कि वो ये शख्स था जो कि इस्तेमाल किया गया, अलियास काश्मीरी का नाम लिया जाता है कि ही वाज द कैरेक्टर जो आईएसआई का मेजर था और जो ये काम कर रहा था, और उसकी वजह से राइज हुआ रहमान का भी, और ये सारी जो बातचीत है इसमें, व्हाट डू यू से कि आईएसआई को जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, बड़ा ग्लैमराइज किस्म का कैरेक्टर था, लेकिन जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया गया है और जिस तरह एक नक्सस दिखाया गया है आईएसआई, कराची अंडरवर्ल्ड और जो क्रिमिनल एम्पायर है उसका,
उसमें आपको क्या लगता है कि व्हाट वर योर ओपिनियन अबाउट इट? और इसके अलावा भी अगर कोई कैरेक्टर डिस्कस नैरेटिव पे करना चाहती हैं तो वो बात कर लें आप, ताकि एक दफा फाइनल हम फिर इसके जो मूवी एज अ मूवी, जो मूवी गोअर्स हैं, अगर वो वॉर ऑफ नैरेटिव से हट के सिर्फ मूवी की बात करते हैं तो फिर हम उसके ऊपर आते हैं कि हाउ वाज इट एज अ मूवी एंड एज म्यूजिक, और बाकी जो सीन है उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लेकिन कैरेक्टर्स के ऊपर जो वॉर ऑफ नैरेटिव चल रही है, बयानिए की जंग चल रही है, उसको अगर आप क्लैरिफाई मजीद कोई बात करना चाहती हैं, स्पेशली हमने चौधरी असलम डिस्कस किया, हमने बलोच रहमान बलोच को डिस्कस कर लिया, जो मेन कैरेक्टर्स दो ही हैं। उजैर बलोच तो अभी भी जिंदा है, जो उसका भाई दिखाया गया है, और वो रेंजर्स के और आईएसआई के पास है, और वो खुल के बोलता रहा है कि हमने रॉ के साथ मिलके काम किया है और हमने ट्रेनिंग हमारी जो है वो रॉ ने दी की है, ठीक है, वो तो ये बात करते हैं और वो तो इसको मानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जनाब इसमें मेजर इलियास काश्मीरी और आईएसआई का जो रोल, सॉरी, मेजर इकबाल जो दिखाया गया, वो कहते हैं जी इलियास काश्मीरी का किरदार है। उसके अलावा अजित डोवाल का एक बड़ा लार्जर देन लाइफ किरदार दिखाया गया है। अजित डोवाल जो है वो आपको पता ही है कि इंडिया के हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड के तौर पर उनको दिखाया हुआ गया है। तो ये जो मामलात हैं, इसके अंदर अजित डोवाल का भी एक किरदार यहाँ पे अहम तरीन किरदार है और पाकिस्तान के अंदर रहे हुए भी हैं, और कुछ लोग उनको पेपर टाइगर कहते हैं, कुछ जेम्स बॉन्ड 007 कहते हैं। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको समराइज कीजिएगा इंडिविजुअली, अगर आपने डिस्कस करना है तो कीजिएगा, ताकि आगे हम इसके जो एंटरटेनमेंट पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। क्या कहती हैं? इलियास कश्मीरी, मेजर इकबाल, उसके बारे में। मेजर इकबाल बेसिकली जो है वो कैरेक्टर जी, डिपिक्ट इलियास कश्मीरी किया अच्छा, गया है जी। इसकी बुनियाद तक जाते हैं कि ये दिखाया गया क्या, एक जख्मी फौजी, बहुत पैट्रियोटिक दिखाया गया कि हम्म, अपने मुल्क के लिए जो भी कर रहा है वो अपनी तरफ से मुल्क के लिए कर रहा है। हम्म, वी विल ब्लीड दम विद 1,000 cuts, ये जो एक डायलॉग डायलॉग तो खैर नहीं, जियाउल हक ने कहा था और हम्म, इसको इस्तेमाल किया हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सॉरी सबीन, आप कट ऑफ हुई हैं, प्लीज प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा जी सबीन, बोलिएगा। जियाउल हक का कहा था। डायलॉग जियाउल हक का डायलॉग ही कह लें इसको कि वी विल ब्लीड दम विद 1,000 cuts। तो उसमें गौर करने वाली ये बात है कि एक जख्मी बंदा दिखाया गया कि 1971 की जंग के बाद वो जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कट ऑफ हो गया, पाकिस्तान से एक अलग मुल्क बन गया इंडिया की मदद से, तो ये बदला दिखाया जा रहा है, रिवेंज दिखाया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जो है अभी हमसे बदला ले रहे हैं उस चीज का। तो उसको अगर आप ज़हन में रखेंगे, तो जो उसकी रिएक्शंस हैं, जो उसका एटीट्यूड है, लॉजिकल नहीं है, वो इमोशनल ज़्यादा है कि वो जो करना चाह रहा है। ये जो मुंबई के अटैक्स दिखाए जा रहे हैं, तो 1971 में इन लोगों का जो एक फ़ायदा उठाना था, हमारे जो अभी जो इस तरह अभी पॉलिटिकल हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के, उस बात का इंडिया ने फ़ायदा उठाया। ये अगर पाकिस्तानी अपनी लालच में, अपने इक़्तिदार के जो एक लस्ट में और अपने पैसों और अपनी पोज़ीशंस के लस्ट में अगर ये हालात ना पैदा करते, जो अभी भी किया, अब तो पैसे का एंगल बहुत ज़्यादा आ गया, उस टाइम पे शायद पैसों का एंगल इतना नहीं था। वो ना करते तो ये इंडिया कैसे इन्फिल्ट्रेट करता? बांग्लादेशियों के कान कैसे भरता? अभी जैसे वही चीज़ अभी रिपीट हो रही है बलूचिस्तान में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौज बलूचियों को उनके हक नहीं दे रही, उनके साथ ज्यादती कर रही है। तो अगर ये एक बेस है, इसको आप झुटला नहीं सकते किसी भी बात पे, किसी भी एंगल से आप नहीं कह सकते कि ये गलत है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका फायदा कौन उठाएगा? वो तो मौका ढूंढेंगे कि कोई हमारी मदद करे। अभी इस सिचुएशन के अंदर आप हीरो विलन की बात कर रहे हैं, कौन हीरो और कौन विलन? बलोचियों को दिखाया जाता है कि वो विलन है, क्यों? क्योंकि वो अपने हक के लिए खड़े हैं। वो दिखाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान को अलग करना चाहते हैं। कोई अलग क्यों करना चाहेगा आपसे अगर आप उनके साथ सही फेयर कर रहे हैं, या उनके साथ आप ज्यादती नहीं कर रहे, या उनके हकूक पूरे कर रहे हैं, या उनके साथ आप अच्छा सलूक कर रहे हैं, उनके साथ आप बेगानों वाला सलूक नहीं कर रहे, तो क्यों वो अलग होना चाहेंगे? और आपने, अगर आप इसके ऊपर टच करेंगे, मेरी और आपकी बात इस पे हुई थी, तारिक बलोच, और आप जो कह रहे थे कि मेरी बात हुई थी और हमने डिस्कस किया था कि बलोचियों का हल क्या है, उनके साथ जो हो रहा है उसका हल क्या है, उसके बारे में आप जरा बताएं।
देखिए, हल तो सिर्फ ये है कि आप उनको उनके राइट्स दें। डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, आप आपको याद होगा, जी। डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो बात की बात है। आपने किसी के साथ डिस्कशन की थी, और आपने डिस्कशन के बाद, ये आई थिंक बलोची थे या कौन थे, और आपके दोस्त तारिक बलोच भी थे, उन्होंने आपके साथ डिस्कशन की थी मिलके कि ये क्या करना चाहिए और किस तरह इस चीज को, इसका हल निकालना चाहिए। आपने कहा और था कि आपने ये आपका एतबार ही नहीं है स्टेट का। आपने जो है हमेशा हमें धोखा दिया है। आप वादा करके वादे से मुकर जाते हैं, अपनी बात से फिर जाते हैं। आप हमें पहाड़ों से उतारते हैं, ये वादा करके बुलाते हैं कि हम आपको जो है आजाद कर देंगे, आपको खुद मुख्तारी देंगे, आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करेंगे, और बजाय इसके कि आप अपना वादा पूरा करें, आप हमें गोली मार देते हैं या आप हमें फांसी चढ़ा देते हैं। हम आपके ऊपर एतबार कैसे करें? तो लैक ऑफ जो है वो ट्रस्ट है ना बहुत ज्यादा। और वो और आपको लैक ऑफ याद होगा कि उस वक्त जब आप आईएसपीआर के साथ भी काम कर रहे थे, आप पेस में भी थे, उससे पहले भी आपने बहुत कोशिश की थी कि बलूचियों की आवाज, लोग कहते हैं ना कि फौज में रहकर आदिल राजा ने क्या किया, हमारे लिए क्या किया, इस मुल्क के लिए क्या किया, लेकिन वो नहीं जानते कि किस हद तक आपने कोशिशें की हुई हैं इस मुल्क को कायम रखने के लिए, इसको जोड़ के रखने के लिए, कश्मीर के हक में, केपीके के हक में, बलूचिस्तान के हक में, सिंध के हक में, जितनी भी आप ज्यादतियां, जितने भी जुल्म आप देखते थे, आप हमेशा आवाज उठाते थे। तो हम्म, ये उनमें से थी जो अभी बलूचियों की हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी डाइग्रेस कर रहे हैं धुरंधर मूवी के अंदर। लेकिन ये हम्म, क्यों है, ये प्रॉब्लम्स हैं, क्रिएट की गई हैं हमारे मुल्क की, मुल्क तो नहीं कह सकते, आईएसआई की वजह से, फौज की वजह से, जो टॉप ब्रास कह लें, जो भी कह लें, फौज, आईएसआई, इन्होंने क्रिएट किए हैं ये प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि इनके स्मगलिंग बिजनेसेस वहां से चल रहे हैं, इन हम्म, लोगों के की आमदनी जो है वहां से आ रही है। तो ये जो याशी की जिंदगियां गुजारे हैं, जो गुजारे हैं फौजी, मैं ये नहीं कह रही सब गुजारे हैं, लेकिन जो भी गुजारे हैं वो इनकी वजह से। तो ये इनको छोड़ के या इनको खुद मुख्तार करके, ये क्या मतलब आपको लगता है कि इनका गुजारा है? तो ये इसकी वजह से, अपने जाती मफाद की वजह से, अपनी जाती एक एस्पिरेशंस के लिए, अपने पावर, अपनी कुर्सियों के लिए, ये बलूचिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। यू राइट, बिल्कुल आप। लेकिन सिर्फ इतनी कहानी नहीं है, रिसोर्स कर्स भी है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में मादनियात हैं। बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसको बेचना है, उसका सौदा करना है। स्ट्रेटेजिक पोर्ट है गवादर की, उसके अलावा जिवानी है, और ऑयल स्मगलिंग वहां से की जा रही है। इलीगल स्पेक्ट्रम है अफगानिस्तान से पूरे का पूरा अपस्टिक करके। जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और टेलीग्राफ ने स्टोरी की, ओपीएम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बलूचिस्तान के अंदर ही तो बनाया गया है। और तमाम का तमाम वो लॉलेस टेरेन, उसको जानबूझ के रखा गया है, बनाया जा रहा है। और उनके लोगों को जो है वो जाहिर बात है कि रिसोर्स कर्स बोलते ही इसको है कि तो वो अपने आपकी फायदे के अपनी लिए, अपने फायदे के लिए, मुल्क के फायदे के लिए तो नहीं कर रहे। अगर ये मुल्क। जोड़ के रखने की कोशिश, जो ये कह रहे हैं कि हम पेट्रियट्स हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं, हम शहादतें दे रहे हैं, उन शहादतों को कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो बेचारे धोखे में आके मारे जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ शहीद का रुतबा उनको मिल जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो इस प्रोफेशन में है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन अपने जो बड़ों के लिए, और उनके जो ये जो बड़े जहां तक पहुंचे हैं, कभी भी आपको लगता है कि इस तरह के मुश्किल हालात में या ऐसी जंगों के जरिए पहुंचे हैं, जो अभी इस इक्तदार में बैठे हुए हैं, इन्होंने देखो, कभी जंग देखी होगी? इसमें तो कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान को ये एज अ कैश काउ यूज करते हैं। और ये साल 1.5 साल जाते हैं और बस वहां से चाहते हैं कि जितना पैसा निकाल सके निकालें। अभी डर्टी हैरी की आप बात कर लो। डर्टी हैरी क्या है, क्या कर रहा है उसने बलूचिस्तान से, किस तरह पैसा उसके ऊपर बलूचिस्तान से जो है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बलूचिस्तान के जरिए आती हैं, जो चोरी यूरोप में होती हैं तो टर्की आती हैं, टर्की से ईरान और ईरान से बलूचिस्तान आती हैं। उनको ये उठा के नॉन कस्टम पेड जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं। उसकी इंक्वायरी चल रही थी डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर। अब ये कहते हैं कि जी हमें आप गलत लाइट के अंदर दिखाते हैं। इस वक्त जो हेरोइन स्मगलिंग है, ऑयल स्मगलिंग की हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलीज की है। तो बलूचिस्तान को तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि जो उस धुरंधर मूवी जिसकी हम बात करें उसमें जो डिपिक्ट किया गया है, जो जुल्म बलूचिस्तान के साथ, वो तो आपने खुद इनेबल किया है, जिस तरह आपने ईस्ट पाकिस्तान में इनेबल किया था। आप जब दुश्मन को मौका देते हैं तो वो उसका इस्तेमाल करता है ना। आप उसको जो घर कि में तो अभी इंडिया बैठे, कर रहा है। जो कि वो कर रहा है, तो वो उनका काम है। आप क्या कर रहे हो, आप ये बताओ ना, आप क्या कर रहे हो?
आप उसके अगेंस्ट क्या करना चाह रहे हो या क्या दिखा रहे हो, या अपनी सेल्फ एग्जाम्पल क्या दिखा रहे हो कि हम बहुत बेहतर हैं, हम इस्लाम का किला आप अपने आप को दिखा रहे हो। कश्मीर का सौदा आपने मुकाया है और अब आप फलस्तीन का सौदा करने जा रहे हो, लेकिन चलो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस मूवी के नतीजे के अंदर सबीन, हिंदुस्तान ने ये दिखाया कि हम घुस के मारेंगे। तुम्हें याद है कि जब हम सिनेमा में जो ही क्रेडिट शुरू हुए तो 3 घंटे 37 मिनट की फिल्म थी, तो हमारी पार्किंग का टाइम खत्म हो रहा था, तो मैं कहा चलो चलो बस अभी हो गई। तुमने कहा नहीं अभी वो क्रेडिट्स रहते हैं, मैं कहा छोड़ दो। निकलते हुए जब हम निकले खत्म हो गया था, उसने आखिर में वो कहता है, रणवीर सिंह कहता है कि ये नया हिंदुस्तान है, अब हम घुस के मारेंगे। और मैंने कैका लगाया और आपने कहा व्हाट आर यू डूइंग, मैं कहा यार वो इट इज क्वाइट फनी, यू नो व्हाट दे आर सेइंग, लेकिन इट इज नॉट फनी। मैं इससे पहले एक वीलॉग आज मैंने किया है, जरा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इससे पहले देख लीजिएगा, जो घुस के हिंदुस्तान ने आपको मारा। मेरा ख्याल में पार्ट 2 में उसका बात करेंगे। वो यही ले डाउन फाउंडेशन कर रहे थे कि 2022 और 24 में मुबैना तौर के ऊपर हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के क्रिमिनल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए जो प्रॉक्सी आपकी मिलिटेंट लीडरशिप है जो खालिस्तान में और कश्मीर में इस्तेमाल की गई, उसको पाकिस्तान के अंदर जो है हिट किया गया। और किस तरह हिट किया गया, उसका क्या तरीकाकार था, क्या इस्तेमाल किसको किया गया, उसके ऊपर मैंने डिटेल बातचीत की है। अगर उसको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन उसको उन्होंने फॉलो थ्रू तो किया, जो वो बात कर रहे हैं उसको उन्होंने फॉलो थ्रू किया। और एक बहरहाल कंफर्मेशन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद कहा कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब आपने खुद उनको जो है क्रेडिबिलिटी भी दे दी। अब आप जितना मर्जी चीखते रहें, लेकिन हकीकत तो यही है। अब ये जो इश्यूज हैं, ये पाकिस्तान के एक जेन्युइन इश्यूज को, ठीक है नैरेटिव बायस तो होगा ही होगा ना, इंडियंस ने बनाई है तो अपना बायस तो उन्होंने रखा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक जेन्युइन किस्म की जो यहाँ पे नैरेटिव जो है, जो एक जेन्युइन सेंटिमेंट है, उसको रेजोनेट जरूर करता है वो मूवी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। लेकिन उस मूवी को जो आपने ग्लोरीफाई करा है, जो म्यूजिक के साथ और जो एक्टिंग और जो एक्शन है, उसने सबीन कितना एक कन्विंस किया। आपने गल्फ कंट्रीज में 5 मुल्कों में तो इसको बैन कर दिया। जो चीज जितनी बैन की जाती है उतनी ज्यादा देखी जाती है, और ये भी देखी जाएगी, और बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, लोग ई टॉरेंट वगैरह नो, उठाएंगे। जो जो एक्चुअली कमेंट करने वाली बात है वो ये है कि लोगों ने पाकिस्तान में बैन किया हुआ है और गल्फ कंट्रीज में भी बैन की हुई है ये मूवी, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं हर कोई डांस कर रहा है धुरंधर के गानों पर। हर शादी हाँ, पे आप देखोगे कि धुरंधर के गानों के ऊपर डांस हो रहे हैं और वही सभी ना। उसके बारे में पूछ रहे हैं, सभी उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, तो फिर कौन सा बैन? और ये आपने नोट किया होगा कि जिस चीज को बैन किया जाता है पाकिस्तान में, उसके पीछे वो शिद्दत से भागते हैं। इमरान खान की एग्जाम्पल ही ले लें, अभी वो जेल के अंदर बैठे हुए कितने पावरफुल है इन लोगों के लिए। सिर्फ बैन किया हुआ है इमरान खान को, लेकिन उनका नाम लेने से कोई बाज आता है? तो यही हो रहा है इस मूवी के साथ। अब प्योरली टेक्निकल और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस मूवी को रिव्यू किया जाए तो 3 साढ़े 3 घंटे की मूवी देखी, पता भी नहीं चला वक्त कहाँ गुजरा। इतनी अच्छी टेक्निकली वो मूवी साउंड थी, अच्छी बनी हुई थी, गाने उसके बहुत अच्छे थे, एंटरटेनिंग थी। और किसी भी मूवी में एंटरटेनिंग एलिमेंट तो जरूर डाली जाती है, तो वो फिक्शन और लूजली बेस्ड उन्होंने कहा, वो तो अगर हम लोग इसको इस बात पे क्रिटिसाइज करेंगे कि इन्होंने इनएक्यूरेट किया सब कुछ, या कुछ ये गलत किया या वो गलत किया, ये तो गलत होगा ना हमारी तरफ से, क्योंकि उन्होंने लूजली बेस्ड इस मूवी के ऊपर किया, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए उसको बनाया, तो कुछ गलतियां तो डेफिनेटली होंगी, कुछ स्पाइस अप भी किया होगा, इसको बड़ा उठा उठा के बताया होगा कि हाँ देखो अब इस तरह ये है, और प्रोपागेंडा तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इंडियन ऑडियंस मेजोरिटी है, उनको खुश करने के लिए तो हर हाल में कुछ ना कुछ तो ऐसा डालना पड़ेगा जिससे उनकी पैट्रियटिज्म जागे। वो भी आप समझ लें कि हमसे तो पाकिस्तानी सोसाइटी से तो खैर नहीं, पाकिस्तानी गवर्नेंस से बहुत बेहतर है अपने जो एक मुल्क के लिहाज से, अपनी इकोनॉमी के लिहाज से। लेकिन उनकी जो बुनियाद और फितरत वही है कि उनको भी एक दुश्मन चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लोग कदम रख के अपनी जो सियासत चमकाएं और अपनी अय्याशियां करें और पावर में बैठे। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग इस मूवी के जरिए, कि लोग इसको उठा के अभी कहेंगे कि देखें हम कितने समझदार हैं, हम कितने अच्छे हैं, और दुश्मन मुल्क बहुत बुरा है। लेकिन आप कभी भी नहीं कह सकते कि ताली दोनों हाथों वो क्या मुहावरा है, दोनों हाथों से ताली बजती है। अगर एक तरफ से कुछ करते हैं तो दूसरी तरफ से भी कुछ करते हैं, तो दोनों तरफ इनोसेंट नहीं है। लेकिन कौन इनोसेंट है? वो अवाम है। इस पूरी मूवी में जो मैं 3 घंटे 37 मिनट की मूवी का जो, ठीक है इट वाज एक्सीलेंट एंटरटेनमेंट अपनी जगह के ऊपर, और नेक्स्ट लेवल जो है ना, मोला जट स्टाइल तो जो था ही था, वो आप भूल जाएंगे उसमें। अगर
मायरा खान पंजाबी ना बोलती तो वो भी बहुत ही क्लास की मूवी थी। लेकिन हम्म। जो यहाँ पे जो जो इस मूवी के अंदर डेलिबरेट और बहुत ही जबरदस्त और कैलकुलेटेड किस्म के सीन डाल के जो ग्लोरीफाई रहमान बलोच को किया गया है, वो तो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन वो उन्होंने स्टैब्लिश कर दी है ये बात, और लोग छुप के भी देखेंगे कि बलोच जो है वो उसको कौम को सीधे रास्ते से अपना राइट नहीं मिलता, तो उसको हम्म। क्राइम का रास्ता अपनाना पड़ता है। और हम्म। जो ठीक है, अक्षय खन्ना ने जो भी रोल किया उसको उसने ऐसा ग्लोरीफाई कर दिया, उसको लार्जर देन लाइफ फिगर एक बना दिया है। वेदर ठीक है चौधरी असलम को संजय दत्त कर रहा है और जो भी उसकी वजह है, लेकिन जो अक्षय खन्ना ने रहमान बलोच के किरदार को इमॉर्टल के तौर के ऊपर जो बलोच मूवमेंट से लिंक अप करके एक बड़ा ही मैसिव किरदार, और साथ ये भी दिखाया कि मारा भी वो इंडियंस की वजह से गया। रहमान बलोच को इंडियंस ने ही मारा। इंडियंस ही, जो एजेंट उनका रणबीर सिंह अंदर एंटर हुआ था, उसने जाके जो है वो उसको मरवाया, क्योंकि वो खुद राइस चाहता था पावर तक। ठीक है, और रहमान बलोच इन्वॉल्व था असला देने में और मुंबई बदला। का, जो भी नेगेटिव है, और बदला। बदला अपनी बदले जगह का के एंगल ऊपर, दिखाया है। वो ठीक है अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन लेकिन एक उन्होंने तो इस्टेब्लिश कर दिया है कि जनाब रहमान बलोच जो है वो एक बलोच राइट्स का, और बलोच राइट्स जो है वो सीधे रास्ते से नहीं लिए जा सकते। एंड देन अपने ही उन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। उन्होंने कहा कि मरवाया भी हमारे बंदे नहीं है उसको, हमारे बंदे ने, लेकिन तुम्हारे बंदों से मिलके मरवाया है उसको। चलो वो अपनी जगह के ऊपर, जो उसका पॉलिटिकल एंगल है अपनी जगह के ऊपर है, ठीक है। उजैर बलोच को बेवकूफ दिखाया है, वैसे उजैर जो है बेवकूफ ना होता तो वो भी मारा जा चुका होता। अभी तक वो जिंदा ही है और आईएसआई के पास ही है, आईएसआई के एसेट के तौर के ऊपर उनका मेहमान है, और वो जो कुछ भी बता रहा है। लेकिन इस पूरी मूवी का अगर टेक अवे है, अगर कोई एक सीन है, सबीन मुझे करेक्ट कर देंगी फाइनल कमेंट्स के अंदर, जो मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि जो इसका, अगर इस मूवी का जो विलन दिखाया गया है वही असल में हीरो बन के सामने आता है, मेन कैरेक्टर सामने आता है। इमोर्टलाइज कर दिया गया है इस कैरेक्टर को, रहमान बलोच, सरदार अब्दुल रहमान बलोच या रहमान डकैत, उसको आप जो भी बोलना चाहो ना। वो जो गिला कर रही है हमारी भाभी चौधरी असलम की वाइफ जो मलकानी है, वो सही गिला कर रही है कि तुमने उसको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया, लेकिन चलो उनका गिला तो बनता है क्योंकि उनके खामद का दुश्मन था। लेकिन जो बंदा आपने दिखा दिया, बना दिया और अवाम को बता दिया, वो, उसमें कोई शक नहीं है कि वो एक लार्जर देन लाइफ फिगर बन के बलोच कौम के जहन के अंदर वो खुप गया है इस वक्त, कि यार ये तरीका है, अगर आपको अपने राइट्स चाहिए यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन और ये रियलिटी के करीब भी बहुत ज्यादा है बातचीत जो यहाँ पे तो हो रही है। शुरू में हमने यही बात की और यही डिस्कस किया कि इंस्टिगेशन, ये तरीका इंस्टिगेशन का, कि बलोचों को दिखाना कि देखिए ना, आप अगर राइट्स अपने चाहते हैं तो ये काम करें। कुलभूषण यादव ने अंदर घुस के पाकिस्तान में और ईरान के ज़रिए आके पाकिस्तान, तो उसने क्या किया था, लोगों को असला दिया, उनको तरीके बताए कि यहाँ पे अटैक्स करो। और मैं नहीं कह रही वो अनजस्टिफाइड थे, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनकी एक जंग चल रही है इदारों से, और मैं तो कहती हूँ हक पे चल रही है, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है। उस ज्यादती को काउंटर करने के लिए उनका हक बनता है। और इवन इन यूनाइटेड नेशंस, अगर आप एक ऑक्यूपाइड कंट्री, जो उनको लगता है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो उनका हक बनता है कि आर्म्स टेक अप करें। और वो अगर कर रहे हैं ऐसे, लेकिन ये कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और इस चीज को माना है उन्होंने इस मूवी में। तो पता नहीं इसने इसको डैमेज किया, लेकिन वो देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हवा चल रही है, वो भी देख रहे हैं कि ये चीज अभी एक्सेप्टेबल होगी उनके लिए भी। इमरान खान का जिक्र आपने देखा होगा किस तरह किया उन्होंने, वो रिक्शे के ऊपर उनकी तस्वीर लगाई हुई, तो वो देखो हमारा खान जा रहा है। वो आपने सीन शायद मिस कर दिया था, लेकिन वो जो उनका रहमान का आई थिंक साइड किक था, या जो भी उसको कहते हैं, हाँ, कह रहे उसने हैं कहा वो जा रहा कौन कौन खान, उसने कहा कप्तान हमारा इमरान खान यार, और कौन। है। तो उसको भी उन्होंने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया इस सूरत में, तो उसके बारे में नेगेटिवली नहीं बोला। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इवन बेनजीर भुट्टो के बारे में भी नेगेटिवली कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो दे हैव डिफरेंट पॉलिटिकल, अभी वो उनकी पॉलिटिकली माइंडसेट, उनका, उनकी जो एक सोच है, उनकी स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि बदल रही है इंडियंस की। पहले तो इमरान खान के सख्त खिलाफ थे, अभी जो देख रहे हैं उनको नजर आ रहा था कि अगर कोई जंग नहीं चाहता, कि जो कि आई थिंक तीनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में है, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के, कि जंग ना हो किसी किस्म की भी, हमें सिर्फ पाकिस्तान का फायदा, और पाकिस्तान का भी नहीं फायदा। आप कहें कि पाकिस्तानी जो टॉप पे बैठे हुए हैं, आसिम मुनीर का फायदा,
और आसिम, आई थिंक डायरेक्टली आसिम मुनीर का ही फायदा, इनडायरेक्टली जो पीएमएल नून अभी पावर में है उनका फायदा। जंग में किन का फायदा है? सिर्फ इनका फायदा है, बाकी किसी कंट्री को कोई किसी किस्म का फायदा नहीं है। तो अगर वो जंग को प्रमोट कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड के व्हाई दे डूइंग इट। और इस चीज को इंडिया नहीं अब हवा देना चाहता। उनको चाहिए कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, उन्हें अभी प्रॉब्लम है ये मार्शल लॉ से, और ये मार्शल लॉ इनडायरेक्ट ही सही लेकिन है तो मार्शल लॉ। नहीं सभी, लेकिन इंडिया की फाइनल कमेंट स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, जिस तरह आपको पता है मैं उनसे बात भी करता हूँ, अशोक मालिक जैसे जो लोग हैं जो बड़े माने जाते हैं वहां पे, वो तो देर इन लव विद आसिम मुनीर्स, यू नो दे से ही इज वेरी शार्प, उसने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है, और वो ही इज नॉट अ मैड मैन, उसने बड़ा तरीके के साथ जो है वो कोई बड़ा डिप्लोमेटिक जितना मर्जी कोई इंटेलेक्चुअल हो जाए, जितना मर्जी कोई पढ़ा लिखा हो जाए, सब कुछ तो कोई नहीं जानता ना। तो उनको लग रहा होगा कि चले ये बड़ा इसने काबू किया हुआ है सबको, और किस बुनियाद पे किया हुआ है वो तो सब जानते हैं। लेकिन ये कि उनको तो दूर से लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज है, और ना तो कोई इन डेप्थ रिसर्च की होगी, ऊपर ऊपर से कह दिया होगा जो उनको लग रहा है। और आपको पता है दे ऑलवेज गो अगेंस्ट द ग्रेन। अगर इंडिया इस वक्त आसिम मुनीर के खिलाफ है तो ऐसे लोग जो होते हैं ना हमेशा अगेंस्ट ही जाते हैं, सेक्युलर दिखाने की या लिबरल अपने आप को दिखाने की खातिर, और सपोर्ट उनको पता होता है। सपोर्ट। नहीं, अक्सर अक्सर मैंने देखा जो लिबरल्स होते हैं उनको टॉपिक मैटर के बारे में पता ही नहीं होता, और बस अगर कोई कंजर्वेटिव बंदा कुछ कह रहा है तो उसके खिलाफ जाने के लिए वो बस कह देंगे ठीक है ये सही, ये गलत कह रहा है, और उसके ऑपोजिट जाओ। तो अच्छा सभी, रिसर्च नहीं होती है इन लोगों की। फाइनली आपने जो इंग्लिश में हमारा वीलॉग था, आपने 10 में से मैंने पूछा था कितने देंगी मूवी को, इतनी आपने मूवी की जो है वो नैरेटिव वॉरफेयर में रेड मार दी आपने कि ये था वो था फलाना था ढींगा था, लेकिन आपने 8.5 दिए थे मूवी को अंग्रेजी में। तो अब भी आप 10 में से 8.5 ही उसको रेट कर रही हैं उर्दू हिंदी के अंदर, या अब क्योंकि ऑडियंस पाकिस्तान में ज्यादा आ गई है तो आप चेंज कर रही हैं अपने कमेंट्स? नहीं नहीं, मैं कमेंट क्यों चेंज करूंगी? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? आपको मैं नहीं ऐसी नहीं लगती हूँ? पहले ये बताएं जरा। यार, मैं आप आपको लगता है आप कि मैं मुझे डरती हूँ किसी से? यार आप तो मुझे जैसे लगती है अभी, मैं कैसे बताऊं यार, शर्म आती है यार अभी। ये क्या कर रहे हो? यार ये तो काटो, इसको मत डालना। छोड़ो छोड़ो, तो मुझे बताओ अच्छा, कि तो आउट ऑफ 10 कितने देने हैं, रेटिंग क्या दे रही हो तुम उसको, मूवी रेटिंग को? मेरी वही है 8.5, प्योरली एज अ सिनेमेटोग्राफी, और उसको एज अ मूवी एंटरटेनमेंट बेसिस के ऊपर 8.5 ही दूंगी। उसके गाने बहुत अच्छे थे, फ्लो बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी बनी हुई थी। जो मुझे लगता है कि वो अप्रोप्रिएट था, जो वायलेंस और ये सारी चीजें, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं और हो रही हैं। जो जिन लोगों को नहीं पता उनको तो नहीं पता, लेकिन ये जिन लोगों को पता है लियारी के बारे में उन्हें पता है कि ऐसी चीजें होती रही हैं पास्ट में, और शायद प्रेजेंट में भी हो रही हैं। एमक्यूएम का जो सिस्टम था उसका भी पता है सबको। तो मेरी नजर में 8.5 ही है एज, लेकिन एज इफ स्टोरी लाइन और हकीकत पसंदी और प्रोपेगेंडा, आई वुड गिव इट अ 5। If you यार think, if based on reality, based on reality, it's not based on reality, कुछ भी आप कह लें ठीक है, हाफ 50-50 आप कर दें कि रियलिटी 50% है, लेकिन जो 50% है उन्होंने अपनी अपनी चीज, अब ये डांसिंग का ही चक्कर ले लें, ठीक है कराची में है, होते हैं ऐसी जगहें, क्लब्स होते हैं, दिखा रहे हैं कि कराची की जो एलीट है वो इस तरह करती है, लेकिन वो आपको उसकी बेटी लगता है कि एलीट फैमिली से बिलोंग करती होगी या कुछ ऐसे करती होगी, या लियारी जाते वक्त वो इस तरह के कपड़े या लिबास पहन के जाएगी? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो उन्होंने वो गलत पोर्ट्रे की हुई हैं। ऊपर से जो स्लैंग का मैंने आपको बताया था कि वो पंजाबी स्लैंग इस्तेमाल कर रहे हैं बलोच, पंजाबी स्लैंग क्यों इस्तेमाल करेंगे? वो पंजाबी की तरह बोलने की कोशिश उनको दिखा रहे हैं कि पंजाब सेंट्रिक, लेकिन बलोच कभी भी नहीं ऐसे बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो कराची स्टाइल में बोलेंगे। तो ये चीजें काफी सारी जो है ना रियलिटी से दूर थी। तो अगर उसको अगर जहन में रखा जाए रियलिटी बेस्ड, तो 50-55, लेकिन एज एन एंटरटेनमेंट, एज अ मूवी, एज सॉन्ग्स, जो भी सारा फ्लो है 8.5। थैंक यू। फेवरेट सॉन्ग भी बताते जाएं, इजी 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 फेवरेट सॉन्ग भी वो बताते तो जाएं अगर आपका आप जाते आपका तो। फेवरेट है। इजी 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 इजी, वो इजी इजी तो दिलजीत, आपका फेवरेट है। दिलजीत दोसांझ दिलजीत की का। वजह से वो नेक्स्ट लेवल है ना, आपको पता है मैं शहजाद अकबर छुप के
सिक्योरिटी रिस्क हाई है, इसके बावजूद भी उसके कॉन्सर्ट पे छुप के चले गए थे नहीं नहीं, मैम शहजाद। बहुत अच्छा किया आप खामोशी से गए, वरना सबसे पहले तो सफीना और मुर्तजा वहां पहुंचे होते और इंटरव्यूज लेने के चक्करों में और बकवास करने के चक्करों में, सॉरी मुर्तजा को तो नहीं कहूंगी, लेकिन सफीना बीबी जो जाके ना उधर काफी जो है बदमजगी ही फैलाती। बहुत अच्छा किया आप छुप के गए। वो किसकी बात कर रही हैं, कौन जो? वो सुना हुआ ना, एक अच्छा टिकटॉकर हैं अच्छा अच्छा। जो काफी मशहूर हो रही हैं आजकल मतलब जो गलत टिकटॉकर्स कामों। हैं, जो टिकटॉकर्स जिनके लिए काम कर रहे हैं वो पहुंच जाते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? जी जी, बिल्कुल चले वो ऐसे ही। इसके ऊपर भी हमें बड़े फतवे लग जाने हैं कि आप गए क्यों थे, लेकिन ये तो हम शहजाद अकबर साहब को बुला के नहीं पूछेंगे कि क्यों। नहीं, अगर अगर फतवे लगे तो आपने कहना है कि दिलजीत जो है ना उसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, हमारा काम बनता है कि उसको सपोर्ट करें। उसने पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया हुआ है। क्या स्टैंड लिया दिलजीत ने पाकिस्तानियों के लिए? उसने हानिया आमिर को अडॉप्ट नहीं कर लिया। That's funny. That's funny. चले, थैंक यू सबीन, आपने ज्वाइन किया। ये पॉडकास्ट पॉडकास्ट ही है, जाहिर बात है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। जिन लोगों ने पूरा सुना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 50 मिनट आपने यहाँ पे बहुत आपका टाइम दिया, तो हिम्मत है भाई आपकी। शायद मैं ना ऐसा कर सकूं, लेकिन थैंक यू कि आप एंड तक पहुंचे और हमारी बात सुनी। बीच में हमने बहुत बोंगियां भी मारी होंगी तो उनके लिए माजरत। लेकिन ये हम कोशिश करते हैं कि कैंडिड रहे आपस में, जैसे कि घर में कोई बात कर रहा हो। तो आई होप कि आपको ठीक लगा होगा, और जो नहीं ठीक लगा होगा उसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम भी अपनी इस्लाह कर सकें। क्योंकि सिर्फ हम इस्लाह की नीयत और लोगों को मशवरे देने के लिए नहीं बैठे, अपनी भी इस्लाह करने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अजीजा ने, मन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप क्या समझते हैं कि किन मौजूआत के ऊपर मजीद हमें इस तरह का पॉडकास्ट करना चाहिए? और मेरे ख्याल में तो सबीन आपको अपना अलग चैनल बनाना चाहिए जहाँ पे आप ये बातचीत पॉडकास्ट करें। तो उसको हम, जाहिर बात है, शॉर्ट ये सवाल भी पूछते चलते हैं। अभी आप 1 मिनट और भी कर लेते हैं कि अगर हम अलग से एक पॉडकास्ट टाइप का एक चैनल बनाएंगे जिसमें मेरी और आपकी पॉडकास्ट और लाइफ, तो ज्यादा तो नहीं दिखा सकते लाइफ के बारे में, लेकिन थोड़ी बहुत जो हम आपस में गपशप लगाते हैं उस तरह का कोई बनाए तो लोगों को पसंद आएगा या नहीं। नहीं तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा बहुत कर लूंगी आपके साथ बैठ के। हाँ, हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसा है कि हम लाइफस्टाइल वाला काम कर ही नहीं सकते ना, हमें आपको पता ही नहीं, है, तो लेकिन इस आपस में बैठे हुए जो हमारी गप्पे लग रही होती हैं पॉलिटिकल, जो किसी किस्म की, इवन ऑन सोशल मैटर्स, तो इस तरह की चीजों के ऊपर लोग सुनना चाहेंगे तो फिर हम करेंगे। क्योंकि हम्म, मेरी नजर में जो मुझे लग रहा है कि हम हमारे बीच में, खास करके पाकिस्तानियों के बीच में, पॉजिटिव रोल मॉडल बहुत कम रह गए हैं। पॉजिटिव से मुराद के जिसको देखो टिकटॉक पे या तो डांस सिखा रहे हैं, या कोई वल्गैरिटी दिखा रहे हैं, या कोई स्टुपिडिटी बता रहे हैं, या कोई बहुत ही कोई अब नेग्लिजिबल चीजें जो जो कि सोसाइटी को आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म या उसकी बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर हम उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट करेंगे, तो आई थिंक दिस इज अ गुड मूव। एंड अगर लोगों को लगता है कि ठीक है तो हम फिर करेंगे। वी नीड टू डू समथिंग। बहुत शुक्रिया सबीन, थैंक यू सो वेरी मच आपका ज्वाइन करने का, और आप लोगों का अजीजा ने मन हमें 1 घंटा बर्दाश्त करने का। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। थैंक यू सबीन। अल्लाह हाफिज।